नमस्कार। आज महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। आज संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस हाईकमान से ही बात होगी। अखिलेश यादव भी ज्यादा सीटों की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र में कैंपेन करने पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। मजबूरी में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ महायुति में ज्यादातर सीटों पर बात फाइनल हो गई है। जो बची हुई सीटें हैं उन पर बात करने के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। आज बीजेपी ने झारखंड में भी सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति तो बन गई है, लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड में आरजेडी के लिए कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है और बीजेपी के किन किन लोगों को झारखंड में कहां से टिकट मिलना तय है, यह आपको बताएंगे आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। आपको बताता हूं महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में सीटों को लेकर झगड़ा क्यों हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार का इफेक्ट अब महाराष्ट्र में दिखने लगा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब कांग्रेस को आंख दिखा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना उन इलाकों की सीटों पर दावा कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना आमने सामने है। उद्धव ठाकरे की पार्टी विदर्भ में कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। मराठवाड़ा और मुंबई की कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी दावा कर रही है। इससे कांग्रेस के नेता टेंशन में है। लेकिन उद्धव की पार्टी का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीटें कांग्रेस को दी थी। शिवसेना की मदद से कांग्रेस को कामयाबी भी मिली। अब असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसी तरह मुंबई में भी सीट बंटवारे पर औपचारिक सहमति से पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बांद्रा ईस्ट सीट से वरुण सरदेसाई का नाम अपने उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया। इससे कांग्रेस नाराज है, क्योंकि बांद्रा सीट पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। जीशान सिद्दीकी इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनकर के आए थे। हालांकि जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे, लेकिन जीशान सिद्दीकी ने औपचारिक तौर पर फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ी है। लेकिन पिछले हफ्ते बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और आज अजीत पवार के साथ जीशान सिद्दीकी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांद्रा ईस्ट से जीशान एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस अपनी किसी दूसरे नेता को इस सीट से उतारेगी। लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बांद्रा ईस्ट सीट पर वरुण सरदेसाई के नाम का ऐलान कर दिया। वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई हैं। वो पिछले 14 साल से युवा सेना में काम कर रहे हैं। सरदेसाई आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं। ठाकरे सेना की दलील है कि उनकी पार्टी ने अपने कोटे की चांदीवली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, इसलिए कांग्रेस के कोटे की बांद्रा पूर्व सीट पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। बांद्रा पूर्व मुस्लिम बहुल इलाका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि नाना पटोले की अगुवाई में बनी कांग्रेस की कमेटी सीटों के बंटवारे पर फैसला करने में देर कर रही है, इसलिए मामला लटक रहा है। आज उद्धव ठाकरे के निर्देश पर संजय राउत ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला और मुकुल वासनिक से बात की। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से और ज्यादा बात करने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब वो सीधे राहुल गांधी से बात करेंगे। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा
जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाए। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। हालांकि नाना पटोले ने संभल कर जवाब दिया। नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे काम करती है इसका उन्हें ही पता हो सकता है। संजय राउत ही अपनी पार्टी के हाईकमान हो, यह भी मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस में आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान ही लेता है और वो हाईकमान को ही रिपोर्ट करते हैं। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में ज्यादातर सीटों पर फैसला हो चुका है, सहमति बन चुकी है, बात सिर्फ 48 सीटों पर अटकी है। वो बड़े नेता है, राज्यसभा के सदस्य है, ऊपर हाउस, तो वो बड़े नेता है, उनके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? अगर संजय राउत खुद ही हाईकमांड होंगे तो मुझे पता नहीं, मैं समझते हम लोग के उद्धव जी उनके हाईकमांड है, पर वो खुद ही हाईकमांड होंगे तो उनका विषय है। हमारे खड़गे साहब और हमारे राहुल गांधी जी हमारे हाईकमांड है, उनके तरफ पूरा रिपोर्ट हमें करना पड़ता है, हमने किया। जयंत पाटिल ने शरद पवार साहब की तरफ किया है, तो उनके पार्टी में नहीं हुआ तो उनका इशू है। कितनी सीटों पर आप चर्चा बाकी है और कब तक मुद्दा सुलझ जाएगा? कांग्रेस की क्या पहली या लिस्ट जो है 20 को सीईसी है आ जाएगी? 20 को हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी रात तक, और हम लोगों की प्रोसीजर शुरू हो गई। 48 सीटों पे यह है, और इसलिए पवार साहब हो, उद्धव जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, ये मिलकर उसमें ये करेंगे और रास्ता बनेगा, और हमें उम्मीद है कि अच्छा रास्ता निकलेगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मामला शांत करने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ी बहुत खींचतान होती ही है, लेकिन संजय राउत ने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई कि झगड़ा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीट शेयरिंग फाइनल दौर में है और अगले 2-3 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। एकापेक्षा जास्त पक्ष जेव्हा एकत्र येऊन निवडणूक लढवतात, जहां एक से ज्यादा दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर सीट को लेकर थोड़ी रस्साकसी होती है, लेकिन ये टूटने के कगार पर ना पहुंच जाए इसका ख्याल सभी दलों को रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई बड़ा बखेड़ा नहीं हुआ है, कम से कम मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अभी संजय राउत भी आए थे, अनिल देसाई भी आए थे, और अगर ऐसा कुछ बताते तो उसके लिए जो जरूरत होगी हम जरूर करेंगे। कब तक सीट एडजस्टमेंट फाइनल हो जाएगा? चुनाव के पहले तक। लेकिन दिन तो बहुत कम रह गए हैं। 2-3 दिन में या फिर कल भी सीट एडजस्टमेंट की बात खत्म हो सकती है। हम लोग अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं। एवढ्या अंतिम टप्प्यात तो शिवसेना के साथ खींचतान के बीच कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला कल मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, लेकिन संजय राउत के बयान से बीजेपी को मौका मिला तो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें तो उद्धव ठाकरे की हालत पर दया आती है। कभी मातोश्री पावर सेंटर होता था, हर नेता को बाला साहब ठाकरे से बात करने के लिए वहीं जाना पड़ता था, और अब उद्धव ठाकरे कटोरा लेकर दिल्ली से मुंबई के बीच दौड़ लगा रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि शिवसेना की यह हालत शरद पवार ने की है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के रहमो करम पर छोड़ दिया है। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है। कांग्रेस कभी भी उद्धव जी को पसंद नहीं करेगी, और मुझे लगता है उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। और एक हिंदी में गाना भी है, कोई लौटा दो मुझे बीते हुए दिन। ये हालत उनकी बन चुकी है। महाविकास आघाड़ी में मुश्किल सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां भी साथ आने के एवज में ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही हैं। आज अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कैंपेन करने के लिए पहुंच गए।
सीटों के बंटवारे से पहले ही समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने शिवाजीनगर, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट और मालेगांव सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। चर्चा यह कि अखिलेश यादव कम से कम 7 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता समाजवादी पार्टी को 2 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। फिलहाल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, अबू आजमी और रईस शेख। महाविकास अघाड़ी के नेता चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इन्हीं 2 सीटों पर लड़े, लेकिन आज मालेगांव पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस के नेता हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में नहीं दोहराएंगे। इंडिया अलायंस की पार्टियों को सम्मान देंगे, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं और अभी अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा का हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जहां पर जीतेगी वो सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गठबंधन देगा, क्योंकि सवाल संख्या का नहीं है, सवाल जीत का भी है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष विधायक अबू आजमी साहब वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत करके जाए। जो बात अखिलेश यादव ने इशारों में कही, वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कह दी। ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का प्रभाव है। वो चाहते हैं कि एंटी बीजेपी वोट ना बटे, इसलिए महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी को कोई जवाब नहीं मिला है। अब ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे बीजेपी को फिर सत्ता में आने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं, मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहां पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहां पर, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे, अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है, यह आपको बताने के लिए मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन चौधरी। सचिन, संजय राउत के रुख से लग रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच तल्खी बहुत बढ़ गई है। फंसी कहां पर हुई है बात? और समाजवादी पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये तमाम पार्टियां दावेदारी कर रही हैं। जी बिल्कुल सौरभ, आज ही नाना पटोले ने ऑन रिकॉर्ड इंडिया टीवी से कहा कि 48 सीटों पर बातचीत जो है वो फंसी हुई है। जो बातचीत फंसी हुई है, सबसे पहले हम बात करें तो हर रीजन में कहीं ना कहीं 1, 2, 2, 4 सीटें हैं जहां पर बातचीत फंसी हुई है। लेकिन मुख्य तौर पर विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मुंबई की सीटों पर बात अटकी है। सबसे पहले बात करते हैं विदर्भ की। विदर्भ की 62 सीटें आती है और इन 62 सीटों में से शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की एनसीपी पार्टी 9 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस उन्हें 4 सीटों पर तक सीमित रखना चाहती है। 4 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं सीटों की बात करूं तो नागपुर दक्षिण की सीट है, रामटेक की सीट है और दरियापुर सीट है, जहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में दावेदारी को लेकर कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भंडारा की तुमसर सीट है और चिनकिट राजा की सीट है, जहां पर एनसीपी शरद पवार एनसीपी के विधायक चुनकर आए थे। वो सीट जो है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में तल्खी बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भायखला, कुलाबा, वर्सोवा, अणुशक्ति नगर, इन सीटों पर बातचीत अटकी हुई है। बांद्रा ईस्ट की भी सीट है। अणुशक्ति नगर एनसीपी की सीटिंग सीट है, वहाँ कांग्रेस की भी दावेदारी है। बांद्रा ईस्ट की सीट है, वहाँ उद्धव ठाकरे के पार्टी ने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया वरुण सरदेसाई को। अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर गेवराई, हिंगोली,
जैसी सीटें हैं, उदगीर जैसी सीट है जहां पर इन पार्टियों में खींचतान बनी हुई है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करूं तो मिरज की सीट है, वो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है, वहां पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्हें भी उनका प्रेजेंस वहां पर चाहिए। इसके अलावा शिरडी की सीट है, श्रीगोंदा और पारनेर, 2 एनसीपी की सीटें हैं शरद पवार पार्टी के पास। उन सीटों पर अब शिवसेना ने दावा ठोक दिया है। तो तीनों के बीच में कहीं ना कहीं हर जगह पर तल्खी नजर आ रही है, और तल्खी इतनी बड़ी, उद्धव ठाकरे शिवसेना का ये कहना था कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उनकी सिटिंग सीट रामटेक और अमरावती उन्होंने कांग्रेस को दी, कांग्रेस ने वो सीट जीती भी। तो कांग्रेस ने अब बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अपने सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़नी चाहिए। लेकिन जब स्थानीय नेता यहाँ के जो राज्य स्तर के नेता है वो इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है, तो संजय राउत का गुस्सा फूट उठा और उन्होंने आज जो बयान दिया वो सबके सामने है। लेकिन जब बात इतनी बड़ी तो फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए सबको साथ आना पड़ा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की 12 सीटों की मांग है, उनसे कोई चर्चा, वो एक ही बैठक में शामिल हुए थे। उनकी मांगी कि 12 सीटें चाहिए, 4 सीटें उन्होंने पहले अब घोषित कर दी है, आज ही घोषित कर दी है जी। तो तल्खी जो है छोटे दलों को साथ भी है, जो मुख्य 3 पार्टियां उनके आपस में भी है। अब ये जो मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हो रही है। रमेश चन्नीथला कल सुबह 11 बजे इसी मातोश्री में आएंगे, उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। आज संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत हुई है। इसके अलावा शरद पवार ने भी बातचीत का भी थोड़ी देर पहले यहाँ से जितेंद्र आवाड़ा आए थे, उनकी भी उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव ने भी आज उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है अपनी सीटों को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ उस तरह से जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए कांग्रेस को, और उनको उचित स्थान देना चाहिए। ये रीजनल पार्टीज की भूमिका है और इसको लेकर रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं एक साथ दिखाई दे रही है और कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस के कल प्रभारी जो है यहाँ पर आएंगे, उद्धव ठाकरे से भी चर्चा करेंगे। तीनों पार्टी को नेताओं का कहना है कि बात इतने आगे नहीं बढ़ने देंगे कि गठबंधन जो है उसमें दरार आ जाए, दरार टूट जाए। अब देखिए कल क्या होता है। सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। दूसरी ओर महायुति में सीटों का बंटवारा करीब करीब फाइनल हो गया है, लेकिन कुछ सीटों को लेकर लोकल लेवल पर नाराजगी की खबरें आ रही हैं। इसको दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज रात महायुति में सीटों के बंटवारे पर आखिरी मुहर लगने की उम्मीद है। असल में बीजेपी ने विदर्भ की कुछ सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दी। इससे बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता और नेता नाराज हो गए हैं। रामटेक सीट पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो पूर्व बीजेपी विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने विद्रोह कर दिया। रेड्डी ने कहा कि एकनाथ शिंदे तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन रेड्डी को अनुशासनहीनता के इल्जाम में 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मल्लिकार्जुन रेड्डी ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर रामटेक सीट शिंदे गुट से वापस लेने की मांग की और अपना सस्पेंशन भी रद्द करने की गुजारिश की। इस झगड़े पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महायुति में महाभारत चल रही है। रामटेक और वरोरा जैसी सीटों का झगड़ा सबके सामने है। पटोले ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। महायुति में महाभारत चल रहा है, ये मैंने कई दिनों से कहा है और उसके उदाहरण आपको देखने मिल रहे हैं। सिर्फ उतना ही विदर्भ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उनके अलायंस में महायुति के बहुत सारे प्रॉब्लम है। आने वाला कल बताएगा। वैसे उम्मीद तो ये थी कि महाराष्ट्र से बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देरी की वजह क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। उनके पास चलते हैं कि अगर सीटों का बंटवारा हो चुका है, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, तो फिर देरी क्या है देवेंद्र? सौरभ, इसमें यह था कि जो 288 विधानसभा की सीटें हैं उसमें रफली नंबर्स क्या होगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, ये पहले तय कर लिया गया था। उसके बाद उसमें सीटों को जो चिन्हित करने वाला काम था वो दूसरा टास्क था। तो उसमें 288 में से जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली है उसमें 240 सीटों पर सहमति बन चुकी है। बाकी की जो 48 सीटें हैं उसके लिए आज रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर दिल्ली आ रहे हैं, कुछ कोई आ भी गए हैं और लगभग 11 बजे के बाद ये बैठक होगी बीजेपी के टॉप लीडरशिप, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, इन लोगों के साथ। और आज ये कोशिश होगी कि उन 48 की तस्वीर भी एकदम से क्लियर कर लिया जाए। 240 के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उसके बारे में एक बार चर्चा भी होगी क्या एक लिस्ट आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद पार्टी ने यह तय किया कि और गठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने भी कि बेटर ये होगा कि एक बार जब पूरी तस्वीर को क्लियर कर दिया जाए
उसके बाद ही लिस्ट को सामने लाया जाए। ऐसा ना हो कि किसी लिस्ट में कोई नाम आप दे दें और बाद में, क्योंकि समझा जा सकता है कि कई सारी सीटें ओवरलैप करती हैं तो उसमें गिव एंड टेक चलता है, तो उसके लिए उस विंडो को बचा के रखा गया है। आज रात तक निश्चित तौर पे आज जो बैठक होगी उसमें बीजेपी को उम्मीद है कि शायद उसमें सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन मोटे तौर पे नंबर्स को लेके उसमें बहुत कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा है इंडिया के भीतर। सौरभ, देवेंद्र आप हमारे साथ बने रहिएगा। देवेंद्र बता रहे हैं कि महायुति में 288 में से 240 सीटों पर सहमति बन गई है, सिर्फ 48 सीटों पर बात होनी है और हो सकता है कि आज रात ही ये सारी बातें फाइनल हो जाएं। इसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बात आज रात फाइनल हो जाएगी, लेकिन झारखंड में आज एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। झारखंड की कुल 81 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 10 सीटों पर सहयोगी आजसू अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी गई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के ऐलान के वक्त झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ आजसू नेता सुदेश महतो मौजूद थे। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गई है, लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी, आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द एनडीए के कैंडिडेट्स का नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। झारखंड में 2014 का चुनाव बीजेपी और आजसू ने साथ साथ लड़ा था और एनडीए ने सरकार भी बनाई थी, लेकिन पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच समझौता नहीं हो पाया था। दोनों अलग चुनाव लड़े। इसका नुकसान आजसू को भी हुआ, बीजेपी को भी हुआ। आज आजसू के नेता सुदेश महतो ने कहा कि अब झारखंड की जनता करप्शन से निजात पाने के लिए बदलाव चाहती है। इस बार झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे। एनडीए के सीट बंटवारे और आजसू के एनडीए के साथ लड़ने को लेकर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी, इसलिए इस बार हाथ पैर जोड़कर आजसू को साथ आने के लिए मनाया है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। एनडीए गठबंधन में लगातार लोग आते जाते रहते हैं। पिछले बार आजसू नहीं था, इस बार खुशामद करके उनको लाने का काम किया है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको भी इन्होंने एकोमोडेट करने का काम किया है, क्योंकि वो लगातार ये देख रहे थे कि हमने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था अकेले में, तो उसका क्या नतीजा हुआ था। तो इसलिए वो एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। और 2-4 पार्टियां बची है, उनको भी एकोमोडेट कर लेंगे तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर हम देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब झारखंड में तो लगभग समझौता हो गया, ऐसा सभी नेताओं ने बताया, तो ये कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीदवारों के नाम भी जाने को मिल जाए?
और झारखंड के हिसाब से अगर देखें सौरभ, तो बीजेपी ने, क्योंकि उनको 68 सीटों पे चुनाव लड़ना है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें से 56 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया था और इसके अलावा बाकी जो 12 सीटें थीं उसके बारे में कुछ विचार विमर्श चल रहा था, जिनमें से दो के ऑप्शन थे। उनमें से सब पे एक का ऑप्शन नहीं था, दो का ऑप्शन बच गया था। प्रमुख नामों की लिहाज से अगर बात कर लें तो बाबूलाल मरांडी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा चुनाव हारे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। पार्टी ने यह फैसला किया है कि उनकी पत्नी वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। और इसके अलावा अर्जुन मुंडा की पत्नी के नाम की बात करें तो मीरा मुंडा उनका नाम है, वो चुनाव लड़ेंगी। चंपई सोरेन जो कि जेएमएम से आए थे वो चुनाव लड़ेंगे, उनको उनके बेटे को भी टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा गीता सोरेन को टिकट दिया जाएगा। सीट वाइज बात करें तो बाबूलाल मरांडी राजधनवार से, मीरा मुंडा जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पोटका जो कि जमशेदपुर के साथ लगी हुई सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा गीता कोड़ा जगन्नाथपुरी से, मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटा हैं, घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा जेडीयू के सरयू राय, जेडीयू कोटे में जो 2 सीटें दी गई है उनमें से एक पे सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास को पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था, मुख्यमंत्री जब रघुवर दास थे, वहां से जमशेदपुर पश्चिम से वो उनको टिकट दिया जाएगा। जेडीयू कोटे से हालांकि वो होंगे। और इसके अलावा विरंची नारायण को बोकारो से, देवेंद्र कुंवर को जरमुंडी से, अशोक भगत को मैगामा से, रविंद्र पांडे जो कि पूर्व सांसद हैं उनको बेरमो से, सुरेंद्र सरन को दुमका से टिकट दिया जाएगा। अमर कुमार बाली जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष है वहाँ विधानसभा में, उनको चंदन कियारी से टिकट दिया जाएगा। अनंत ओझा को राजमहल से, प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग से, गोड्डा से, अमित मंडल को, नीरा यादव को कोडरमा से, मनोज यादव को बरही से, निरसा से अपर्णा सेन गुप्त, झरिया से रागनी सिंह। तो इस तरह से लगभग 56 नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी तय कर चुकी है। कल उम्मीद की जा रही है, आज शाम के बाद हमें ये बताया गया था कि आज शाम के बाद कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और सीट के लिहाज से जैसा कि आपने सुना, ये 68 सीट बीजेपी, 10 आसू को दिया जा रहा है। पिछली बार आसू 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस पर 2 बढ़ाया है बीजेपी ने, 2 जेडीयू, 1 एलजेपी के कोटे में चतरा वाली सीट जाएगी। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। देवेंद्र पराशर बता रहे थे बीजेपी ने झारखंड की 68 में से 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बाबूलाल मरांडी राजधनवार सीट से, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुरी सीट से, जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र ने बहुत सी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम बता दिए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम होंगे और हो सकता है कि कल तक ये पहली सूची आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ ही नहीं है। पिछले चुनाव में झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इस अलायंस में सीपीआई एमएल को भी शामिल किया गया है। इससे सीटों को लेकर खींचतान और बढ़ गई है। अब कल राहुल गांधी रांची आ रहे हैं। राहुल गांधी की हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग होगी और इसमें सीट शेयरिंग पर फैसला हो सकता है। तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच चुके हैं। रांची में आरजेडी के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद तेजस्वी ने इतना कहा कि अभी तो वो आए हैं, सीट बंटवारे को लेकर जो भी फैसला होगा खुद बताएंगे। हम लोग पहुंचे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले आज एनडीए को 2 झटके भी लगे। आजसू के नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और बीजेपी के विधायक केदार हाजरा आज हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने खुद इन दोनों नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। केदार हाजरा झारखंड की जमुआ से 3 बार के विधायक हैं। वो जमुआ से जेएमएम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जबकि उमाकांत रजक को चंदन क्यारी सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। आज हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी कितने भी दावे कर ले, लेकिन इस बार वो झारखंड में बीजेपी का डब्बा गोल करेंगे। सबसे बड़ा नेता जनता है, हम लोग मात्र एक माध्यम है। और आज हमारे साथ जो उमा रजक जी और केदार हाजरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। हेमंत सोरेन को जवाब दिया झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का यह चुनाव रोटी, बेटी और माटी की लड़ाई है, इसलिए झारखंड की जनता
इस बार जेएमएम और कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है कि आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की यह गिरावट। झारखंड के पिछले इलेक्शन में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, लेकिन बीजेपी अकेले मैदान में थी। इसके बाद ही बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। जेएमएम का वोट परसेंट 19% और जबकि बीजेपी को उससे 11% ज्यादा 30% वोट मिले थे। लेकिन जेएमएम ने 30 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई और 25 सीटें जीतकर बीजेपी विपक्ष में बैठी। पिछले इलेक्शन में झारखंड की ज्यादातर सीटों पर वोटों के बिखराव का फायदा जेएमएम और कांग्रेस को हुआ। आजसू से अलायंस करके बीजेपी ने इस बार अपनी पुरानी गलती को सुधार लिया है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। अब बात बिहार की। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। 5 दिनों की इस यात्रा में भागलपुर के बाद गिरिराज सिंह कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर के बाबा वृद्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उनके समर्थन में एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। चूंकि गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा में सीमांचल के जिस इलाके में जा रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुस्लिम बेल्ट में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर गिरिराज सिंह दंगा कराना चाहते हैं। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी गिरिराज की इस यात्रा पर सवाल उठाए, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को देखकर जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जब वो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकालते हैं तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो सीमांचल के इलाके में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अररिया से लेकर पूर्णिया और कटिहार तक में हिंदुओं की आबादी घट रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वो हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद दंगा भड़काना नहीं, दंगा रोकना है। भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। यात्रा इसलिए है, ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा हूं। भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। आज जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह की यात्रा की कोई जरूरत नहीं है और ना इसका कोई फायदा होगा। अब देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान हिंदू का ही है। यात्रा का क्या जरूरत है? सभी हिंदू सजग हैं, अपने आप को हिंदू कहने के लिए तैयार है। हिंदू कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख, ईसाई, दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है।
उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है, हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौड़ा कर ले। गिरिराज सिंह ना है, पुनः आसमान सिंह ने ना आ गए, गिरिराज सिंह है। कद ऊंचा बिहार में क्या करेगा? हमारे मुख्यमंत्री से बढ़ के कद ऊंचा नहीं है ना हो जाएगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह अगर कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा पर आते तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो तो माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनका विरोध होगा। पप्पू यादव ने कहा कि अगर गिरिराज सिंह ने अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें पप्पू यादव की लाश पर से गुजरना होगा। कह रहे हैं कोसी सीमांचल से चलेंगे। भैया, सबको अधिकार है विचार करने का। सनातन हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को, मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना। चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। मर जाएंगे, कोसी सीमांचल का स्वाद बिगड़ने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह भागलपुर से कटिहार पहुंच गए हैं। आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्रा ने गिरिराज सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि जो उनसे यात्रा का मकसद पूछ रहे हैं, उन्हें बहराइच की घटना से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार देखने चाहिए। जब दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए हमें रूट देखना पड़े, इसके लिए पूछना हो तो बहराइच में जाके पूछें, पूछना हो तो बांग्लादेश जाके देखें। आज संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, असुद्दीन ओवैसी हो या इसके अलावा तेजस्वी यादव हो, हर कोई यही कह रहा है कि आप नफरत फैलाना चाहते हैं। ओबीसी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुसलमानों को एकत्रित करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम जाएं तो कष्ट हो, इसीलिए जाना जरूरी। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी लाश से गुजरना होगा पूर्णिया में। आपको जाना है पूर्णिया, कैसे जाएंगे? हमें किसी की लाश पर नहीं जानी। लाश क्यों उनका हो, वो एक सांसद है, उनकी जरूरत है संसद में। आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। और भाई पार्टी का है ही नहीं, आप लोग क्यों इस बात को बार बार कहते हैं? ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये हिंदुओं की यात्रा है। गिरिराज सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकले हैं, जिसको जो कहना है कहता रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गिरिराज सिंह की यात्रा सीमांचल में हो रही है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इसका फायदा अब तक विरोधी दलों को होता था। अगर सीमांचल में हिंदू वोटर एकजुट होकर वोट डालने लगे तो सारे पुराने समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों के नेता गिरिराज सिंह की इस यात्रा से टेंशन में है। अब आपको हम बहराइच हिंसा का अपडेट दे दें। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को आज अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। दूसरा अपडेट यह है कि रामगोपाल की बर्बर हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने आज पूरे इलाके की पैमाइश की। उसके बाद अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाए गए मकानों के बाहर लाल निशान लगा दिया। आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने यह लाल निशान लगाया है। प्रशासन ने कुल 23 मकानों पर यह चिन्ह लगाए हैं। इनमें से 19 मकान मुसलमानों के हैं, 4 हिंदुओं के हैं। हमारे संवाददाता अविनाश ने बताया कि लोगों ने सड़क के आसपास की सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकान बना रखी है। इन अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी है। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए लोगों को 3 दिन का वक्त दिया है। अगर इस दौरान उन्होंने खुद कब्जे नहीं हटाए तो 3 दिन के बाद बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने तमाम घरों में नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर बात करें तो इस पूरे हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल
हमीद के घर पे भी नोटिस चस्पा की गई है। आपको दिखाते हैं कि अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में ये नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगले 3 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को हटा दिया जाए। ये वो नोटिस चस्पा की गई है जो कि लोक निर्माण विभाग बहराइच की ओर से चस्पा की गई, जिसमें 3 प्रमुख बातें कही गई है। एक तो ये कि ये कुंडासार, महसी, नानपरा के प्रमुख मार्गों में ये महाराजगंज बाजार के किनारे जितने भी अवैध निर्माण हैं इसको खत्म किया जाए। दूसरी इसमें प्रमुख बात ये कही गई कि जो सड़क है उसके मध्य से 60 फीट की दूरी तक अगर आपका घर है तो अगर उसका परमिशन है घर बनवाने का तो आप परमिशन की कॉपी पेश करें, अन्यथा इस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तीसरी बात ये कही गई है कि 3 दिनों के अंदर या तो परमिशन की कॉपी पेश की जाए या तो घर के निर्माण को तोड़ा जाए, अन्यथा अगर आपके निर्माण को लोक निर्माण विभाग तोड़ती है तो उसका जितना भी खर्च आएगा वो वाहन घर के मालिक को करना पड़ेगा। तो ये अब्दुल हमीद के घर के बाहर नोटिस चस्पा है और इस तरीके से 23 घरों के बाहर ये नोटिस चस्पा है। अब्दुल हमीद का ये जो घर है जो कि अब अवैध अतिक्रमण के दायरे में आया है, ये 20 फीट अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया है। यानी कि अगर मध्य सड़क से हम बात करें तो मध्य सड़क से कुल मिलाकर के ये 40 फीट की दूरी पे बना है और 60 फीट की दूरी पे बनना चाहिए। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम पहले से चल रही है। पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं, अब 3 दिन का वक्त और दिया गया है। इस एक्शन का मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विरोधी दलों के नेता योगी सरकार के इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कल रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को पकड़ा था। एनकाउंटर में 2 आरोपियों सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगी थी। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एनकाउंटर की हकीकत क्या है सबको पता है। जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया उन निशानेबाजों को तो ओलंपिक में भेजना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि एनकाउंटर के बाद वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों ने बेहतरीन एक्टिंग भी की है, उन्हें नौकरी छोड़कर फिल्मों में चले जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि योगी की ठोको नीति जारी है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। अखिलेश यादव ने तो सीधे सीधे एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को चेतावनी दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इन एनकाउंटर्स की जांच होगी तो इन पुलिस वालों को बचाने कोई नहीं आएगा। पुलिस वालों को पुराने मामलों से सबक लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्या है। योगी सरकार की नीति है कि जो उनका विरोध करे उसके खिलाफ पुलिस को लगा दो। बहुत से वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं वो चर्चा में ये कह रहे हैं कि बहुत सारी उत्तर प्रदेश की फेक एनकाउंटर वाली पुलिस जेल जाएगी। आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, फायरिंग के वीडियो हैं। इसलिए यह कहना तो गलत है कि आरोपी मुसलमान हैं इसीलिए उन्हें पकड़ा गया।
अगर इसके बाद भी अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी को शक है तो उन्हें बयान देने के बजाय कोर्ट में इस एनकाउंटर के खिलाफ अपील करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब योगी मॉडल पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आज हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को चेतावनी दी कि या तो क्राइम छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नायब सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल फ्री डायलिसिस के वादे पर मुहर लगाई गई। तय किया गया कि अनुसूचित जातियों में कोटा विद इन कोटा का सिस्टम लागू किया जाएगा। पिछड़े वर्ग की जिन जातियों को आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं मिला है, उनकी सब कैटेगरी बनाकर उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। 25,000 नौजवानों को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। लेकिन पहले ही दिन हरियाणा सरकार के पराली पर लिए गए फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक ई पोर्टल के जरिए अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो पराली न जलाने के लिए किसानों को मनाएंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। अब या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दें या फिर क्राइम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था, सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हर व्यक्ति को की रक्षा सुरक्षा वो आगे बढ़े। हरियाणा में नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव अब तक नहीं हो पाया। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला अब पार्टी का हाईकमान करेगा। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई। कांग्रेस ने नेता चुनने के लिए 4 ऑब्जर्वर भेजे: अजय माकन, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा और टीएस सिंहदेव। मीटिंग की शुरुआत में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लाइन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में विधायक दल के नेता को चुनने का अधिकार हाईकमान को देने की बात थी। सारे विधायकों ने इसी पर सहमति दे दी। अजय माकन ने कहा कि विधायकों की राय अब वो हाईकमान को बताएंगे। उसके बाद कांग्रेस लीडरशिप विधायक दल के नेता के नाम पर फैसला करेगी। आज आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल में लंबा वक्त गुजार चुके हैं। उनके केस की सुनवाई जल्द खत्म होने के आसार भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो जमानत के हकदार हैं। करीब 2.5 साल के बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकले। सत्येंद्र जैन को रिसीव करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहले से मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजे, नारेबाजी हुई। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने भी वही बातें कहीं जो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने कही थी। जैन ने कहा कि उन्हें जेल में इसलिए डाला गया जिससे दिल्ली का डेवलपमेंट रुक जाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, यमुना साफ ना हो पाए, क्योंकि मोदी सरकार को अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों से डर लगता है। लेकिन अब चारों नेता बाहर हैं, दिल्ली के विकास का काम फिर से शुरू होगा। सत्येंद्र जैन की रिहाई अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत राहत की बात है और इसका असर आने वाले वक्त में दिखेगा भी। फिलिस्तीनी संगठन हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार इजरायल के हमले में मारा गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर की पुष्टि की है। हमास ने भी माना है कि याह्या सिनवार इजरायली सेना के ऑपरेशन में मारा गया है और सिनवार की जगह खालिद मशाल को अपना नया चीफ घोषित कर दिया है। याह्या सिनवार इजरायल पर पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और हमास के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 1/3 बंधक अभी भी गाजा में ही हैं। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार इन बंधकों को ढाल बनाकर गाजा में छिपाए हुए हैं, लेकिन कल जब इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने साउथ गाजा के रफा इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब उन्हें नहीं मालूम था कि यहां याह्या सिनवार भी मौजूद है। एक बिल्डिंग पर हमले के दौरान 3 आतंकवादी वहां से भागे, जिन्हें इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। इसके बाद बिल्डिंग पर इजरायली सेना ने बमबारी की।
बमबारी के बाद एक शख्स टूटी फूटी इमारत के अंदर एक कुर्सी पर बैठा दिखा जो बहुत जख्मी था। उसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। जब इजराइल का एक ड्रोन उसकी तरफ बढ़ा तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर ड्रोन की तरफ फेंका। उसको जिंदा देखकर इजरायली सेना ने इमारत पर एक और बम गिराया, जिससे इमारत ढह गई और याह्या सिनवार मारा गया। बाद में डीएनए टेस्टिंग और डेंटल रिकॉर्ड से इजराइल ने कंफर्म किया कि मारा गया शख्स हमास का चीफ याह्या सिनवार ही था। सिनवार पहले हमास की मिलिट्री विंग का चीफ था, जिसने 7 अक्टूबर के हमले की पूरी प्लानिंग की थी। इसी साल जुलाई में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ग्रुप की कमान याह्या के हाथ में आ गई थी। याह्या सिनवार इजराइल का मोस्ट वांटेड शख्स था। उसके मारे जाने के साथ ही हमास की सारी सीनियर लीडरशिप का खात्मा हो चुका है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद गजा में इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा।